नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान तासीर पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर एनसीईआरटी कंप्लीट सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी तरह तैयार कर चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री, जिसमें पूरे सिलेबस को कहानी की तरह समझेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य याद करेंगे और एग्जाम पॉइंट भी कवर करेंगे। मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो क्लास 7 की हिस्ट्री का पूरा बेस मजबूत हो जाएगा और परीक्षा में प्रश्न देखकर आपको घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। आइए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है हजारों वर्ष के दौरान बदलावों का पता लगाना। इतिहास एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ समाज, भाषा, संस्कृति और शासन व्यवस्था में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि इतिहासकार इन बदलावों का अध्ययन कैसे करते हैं। हम ये 4 पॉइंट पहले देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट पहले देखेंगे हम। समय के साथ बदलाव, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ, इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, नए सामाजिक समूह कौन से हैं। समय के साथ बदलाव क्या हुआ? इतिहास में एक बात निश्चित है, बदलाव हजारों वर्षों में समाज, भाषा, रहन सहन और शासन व्यवस्था में लगातार परिवर्तन हुए हैं। पुराने समय का हिंदुस्तान और आज का भारत अलग अलग अर्थ में है। समाज क्या है? समाज हमेशा बदलता रहता है, नई जातियां और समूह बनते रहते हैं समाज में। भाषा में लोगों की भाषा समय के साथ विकसित होती रहती है। खान पान, वस्त्र और जीवन शैली बदलती रहती है। शासन व्यवस्था, नए राज्य बनते हैं, पुराने खत्म होते हैं। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ, हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले किसने नाम लिया, कहाँ से आया, इसके बारे में जान लेते हैं। एक अल बरूनी थे। देख लेते हैं अल बरूनी कौन थे। अल बरूनी एक मध्य एशियाई विद्वान थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत का भ्रमण किया। उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद उनकी एक प्रमुख रचना थी। इस देश का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, परंतु उस समय इसका अर्थ पूरे भारत से नहीं था। यह मुख्यतः उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था। इतिहास के स्रोत देख लेते हैं। इतिहासकार अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? इतिहास के अध्ययन के लिए कई प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अभिलेख। पत्थर या धातु पर लिखा लेख। अशोक के शिलालेख सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसके। सिक्के, प्राचीन सिक्के राजाओं, व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं। पांडुलिपियां, हाथ से लिखी पुस्तकें, ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इमारतें, मंदिर, किले, महल उस युग की कला, वास्तुकला, संस्कृति दर्शाते हैं। अब इसका पूरे चैप्टर का एक सारांश देख लेते हैं कि क्या है। अल बरूनी 11वीं शताब्दी के विद्वान थे। किताबुल हिंद इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने उत्तर भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। इतिहास के स्रोत में क्या बताया गया है? चैप्टर 1 में अभिलेख के बारे में बताया गया है, सिक्के, पांडुलिपियों के बारे में बताया गया है, स्मारक के बारे में बताया गया है, यात्रियों के विवरण के बारे में बताया गया है। समय के साथ परिवर्तन किस किस चीज में हुआ है? समाज में, भाषा में, जीवन शैली में, साम्राज्य में निरंतर परिवर्तन देखा गया है। अब देख लेते हैं परीक्षा के संभावित प्रश्न। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। अल बरूनी कौन था? ये कई बार पूछा जा चुका है। 11वीं शताब्दी के मध्य एशियाई विद्वान जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी। ये किताब कभी भी पूछी जा सकती है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बरूनी ने किया था अपनी किताब किसमें? किताबुल हिंद में, परंतु तब यह केवल उत्तर भारत के लिए था। अब देखते हैं चैप्टर 2, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत के कई नए राजवंशों का उदय हुआ। इस अध्याय में हम राजपूतों, सामंत व्यवस्था और चोल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। राजपूत, नए क्षत्रिय वंशों का उदय हुआ। सामंत व्यवस्था आई, भूमि देन की प्रथा चली। चोल साम्राज्य आया जो दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था। एक प्रशासन, उस टाइम पे राज्य व्यवस्था और शासन बहुत मजबूत था। यहीं से शुरुआत हुई इस चीज की। अब देखते हैं सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था क्या थी?
सामंत व्यवस्था मध्यकालीन भारत में राजा अपने अधिकारियों और सेनापति को भूमि देते थे। इन भूमि प्राप्त अधिकारियों को सामंत कहा जाता था। जो लोग वहां भूमि प्राप्त करते थे उन्हीं को सामंत कहा जाता था। सामंतों का मुख्य कर्तव्य था युद्ध के समय राजा को सेना प्रदान करना और राजस्व का एक हिस्सा देना। चोल साम्राज्य देख लेते हैं। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजवंश था। दक्षिण भारत का इनकी नौसैनिक शक्ति और कुशल प्रशासन के कारण यह साम्राज्य लंबे समय तक टिका रहा। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का केंद्र तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र थे। मजबूत सेना जो थी वो चोलों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर अभियान किया था। ग्राम प्रशासन कैसा था? चोलों ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। गांव में सभाएं, सभा और उर निर्णय लेती थी। कला और वास्तुकला कैसी थी उस टाइम पे? वास्तुकला को देख लेते हैं और कला को देख लेते हैं। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। चोल दक्षिण भारत में था। मजबूत सेना होती थी वहां पे। ग्राम प्रशासन विकसित हो चुका था। तंजावुर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? इस चोल शासकों ने बनवाया था। चोल वास्तुकला में बना था। दोनों अध्यायों का सारांश देख लेते हैं। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। प्रमुख व्यक्ति कौन था जो अभी तक हम जिसके बारे में पढ़े हैं? अल बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। प्रमुख शब्द हिंदुस्तान, पांडुलिपि, अभिलेख। भौगोलिक क्षेत्र उत्तर भारत, उस टाइम पे जब तक हिंदुस्तान नहीं था पूरा, बस इसका शब्द यूज किया गया था। परीक्षा बिंदु किताबुल हिंद और स्रोत क्या क्या थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्याय 2 में देख लेते हैं। चोल राजा, राजपूत, सामंत, नौसेना, ग्राम प्रशासन। दक्षिण भारत में चोल थे। सामंत व्यवस्था और ग्राम सभा आ चुकी थी। चोल नौसेना, सामंत जो थे वो भूमि से जुड़े हुए थे। इस लाइन को एक बार जरूर देख लें। ज्ञान तासीर यूट्यूब चैनल और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 6 से क्लास 10 तक की सभी एनसीईआरटी हिस्ट्री सामग्री उपलब्ध है। ये अब हमने 12 तक कर दी है। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, अगला चैप्टर। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का समय था 1206 से 1526 ईस्वी तक। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक। देखते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। स्थापना वर्ष 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यह भारत के मध्यकालीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। संस्थापक कौन थे इसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गौरी के विश्वसनीय गुलाम थे। गौरी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वतंत्र सल्तनत की नींव रखी। शासन अवधि देखिए लगभग 320 वर्ष तक, 1206 से 1526 तक ये शासन चलता रहा। ये सल्तनत चलती रही। इस दौरान दिल्ली राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गई। दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंश देख लेते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का समय था 1206 से 1290 तक। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। संस्थापक थे इसके गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश आया फिर 1414 से 1451 तक। संस्थापक थे खिज्र खां। फिर आया अंतिम लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। 1526 में लोदी वंश का अंत हुआ और इसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई 1526 में। अब देखते हैं
रजिया सुल्तान को। भारत की पहली महिला शासक थी ये। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान मानी जाती हैं। उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन चलाया। शासन शैली क्या थी उनकी? उन्होंने पुरुष शासकों की तरह खुले दरबार में बिना पर्दे के शासन चलाया। सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी और युद्ध में भी भाग लेती थी। जनप्रियता, जनता के बीच उनकी अच्छी छवि थी। उन्होंने धार्मिक भेदभाव किए बिना सभी प्रजा को समान अधिकार दिए। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी। इनके पिता इल्तुतमिश थे। दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य देख लेते हैं। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। 5 प्रमुख वंश थे: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। रजिया पहली महिला सुल्तान थी। 1526 में लोदी वंश का अंत हुआ। अब अगला अध्याय देखते हैं, बाबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर और मुगल साम्राज्य। बाबर का परिचय की बात करते हैं। बाबर मध्य एशिया से भारत आया। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उन्होंने 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। प्रथम पानीपत के युद्ध की बात करते हैं। 1526 में जो लड़ा गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इस युद्ध में विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं। यह युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल युग की शुरुआत की। अब देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये 1526 में। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अब देखते हैं अकबर, महान मुगल सम्राट। शासनकाल कब से कब तक रहा इसका? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक माना जाता है। अब देखते हैं इसकी धार्मिक सहिष्णुता क्या थी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखा और दीन इलाही की शुरुआत की। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दीन इलाही की कौन से शासक ने शुरुआत की थी? तो अकबर ने की थी। अब बात करते हैं राजपूत नीति। राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके साम्राज्य को मजबूत किया। अब देखते हैं कि इन्होंने प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए। मनसबदारी प्रणाली लेके आए, ये साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया और केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाया। अकबर क्या लेके आए थे? दीन इलाही। मनसबदारी प्रणाली का जनक इन्हीं को माना जाता है। मनसबदारी प्रणाली अब क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था है ये एक। इसमें एक मनसब नियुक्त किया जाता था, उसको पद और वेतन एक निश्चित था उसका, और साम्राज्य का प्रशासन चलाता था वो। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली एक क्रांतिकारी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। उनके मनसब पद के आधार पर सैनिकों की संख्या, पद, वेतन और जिम्मेदारियां तय होती थी। ये प्रणाली साम्राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित और कुशल बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मनसबदारी प्रणाली कौन लेके आया था? ये अकबर लेके आए थे। ये मनसबदार कौन होता था? ये अधिकारी होते थे। अब बात करते हैं शाहजहां की। वास्तुकला के संरक्षक माना जाता है इनको। ताजमहल, कौन नहीं जानता होगा ताजमहल के बारे में। 1632 से 1653 में ये निर्मित हुआ था। मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। विश्व के 7 अजूबों में से एक है ये ताजमहल। शाहजहां ने बनवाया था ये। लाल किले की बात करते हैं। लाल किला दिल्ली में स्थित लाल बलुआ पत्थर से बना किला मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। हर वर्ष यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया दिल्ली में, जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य। बाबर 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा इन्होंने। अकबर दीन इलाही और मनसबदारी प्रणाली लेके आए।
मनसबदारी अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था थी। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई। अब देखते हैं 1526 में मुगल साम्राज्य स्थापना वर्ष था। 5 दिल्ली वंश थे, दिल्ली में वंश थे। 1206 में स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत की। 320 वर्ष ये शासन चला। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत, शासक, नगर और जनजातियां। शिक्षक इमारतें क्यों बनवाते हैं? अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए, शासन की ताकत का प्रतीक खड़ा करने के लिए, जनता में भय और सम्मान का भाव जगाने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत छोड़ने के लिए। मंदिर, मस्जिद और किले के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्यकालीन भारत में हजारों कारीगर पत्थर, संगमरमर और लकड़ी से अद्भुत इमारतें बनाते थे। यहाँ 4 सबसे प्रसिद्ध स्मारकों का विवरण दिया गया है, एक बार देख लीजिए। कुतुब मीनार, ये दिल्ली में बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में थी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। भारत की पहली मस्जिद थी ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। लाल किला दिल्ली में है, ये शाहजहां ने बनवाया था, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। ताजमहल आगरा में है और ये शाहजहां ने बनवाया था। संगमरमर का अद्भुत स्मारक है ये। अब एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। शक्ति प्रदर्शन, राजा विशाल इमारतें बनवाते थे शक्ति प्रदर्शन के लिए। कुतुब मीनार दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुब्बतुल इस्लाम दिल्ली पहली मस्जिद थी ये। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। हजारों कारीगर, पत्थर, संगमरमर, लकड़ी का उपयोग हुआ। अब अध्याय देखते हैं 6, नगरों का विकास। नगरों का विकास कैसे हुआ? व्यापार से विकास हुआ। मध्यकाल में व्यापार बढ़ने से नगरों का तेजी से विकास हुआ। व्यापारी दूर दूर तक माल ले जाते थे। प्रशासनिक केंद्र बन चुका था। नगर केवल व्यापार नहीं बल्कि प्रशासन और शासन के भी केंद्र बन गए। बंदरगाह वाले नगर, कई नगर बंदरगाहों के पास विकसित हुए जहां विदेशी व्यापार होता था। अब देखते हैं व्यापारी और शिल्पकार को। व्यापारी वस्तु बेचते हैं, शिल्पकार वस्तु बनाते हैं, ये दोनों में अंतर है। अगला देखते हैं क्विक रिवीजन में। नगर व्यापार और प्रशासन का केंद्र बन गया। वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाले व्यापारी हो गए। हस्तकला से वस्तुएं बनाने वाले शिल्पकार हो गए। विदेशी व्यापार के स्थल जो है बंदरगाह कहलाने लगे। अब देखिए इसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था? शिल्पकार को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? व्यापारी क्या कार्य करते थे? इन सभी के हम क्वेश्चनों के आंसर देख चुके हैं पीछे। अब देखते हैं अध्याय 7, जनजाति समाज। अब जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। इनका निवास स्थान देखते हैं। जनजातियां जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थीं। प्रकृति इनके आजीवन का आधार थी। संस्कृति और परंपराएं इनकी देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। सामाजिक संगठन देखते हैं। यह एक विशेष सामाजिक समूह थी जिनमें आपसी सहयोग और सामूहिक निर्णय प्रमुख थे। अब देखते हैं एक शब्द आता है खानाबदोश से स्थायी जीवन तक। खानाबदोश जीवन, पशुपालन और स्थान बदलते रहना, ये खानाबदोश है। मतलब एक जगह आप खाना नहीं खाते हैं, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो स्थान इनका बदलता ही रहता है कि आज कहीं खाना खा रहे हैं, कल को कहीं और खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद में खेती की शुरुआत हुई। जमीन जोतना, फसल उगाना। उसके बाद फिर स्थायी बस्तियां बसने लगी। गांव बसे, पक्के घर और स्थायी समाज हो गया। देखते हैं खानाबदोश एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते थे। पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे। अब रिवीजन देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं इसके इंपोर्टेंट कक्षा अध्याय 7 के। जनजातियां जंगल और पहाड़ में रहती थीं। प्रकृति पर आधारित जीवन होता था। खानाबदोश एक जगह नहीं रहते थे। पशुपालन करते, मौसम अनुसार घूमते। खेती की शुरुआत स्थायी जीवन का आधार बन गई। गांव और बस्तियां समाज के साथ विकसित हुई।
संस्कृति प्रत्येक जनजाति की अपनी अपनी परंपराएं अलग अलग थी, सबकी भिन्न थी। अब अगला चैप्टर देख रहे हैं भक्त और सूफी क्षेत्रीय संस्कृतियां। ये गलत लिखा हुआ है, देख लेंगे एक बार। भक्ति आंदोलन मूल अवधारणाएं क्या है? मध्यकाल में भारत में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन, इसका मूल उद्देश्य ईश्वर की सच्ची भक्ति के माध्यम से मानव मात्र को जोड़ना था। ये भक्ति हर जगह ही गलत लिखा हुआ है, ये टाइपराइटर ने गलत लिख दिया है इसमें। ईश्वर प्रेम, कर्मकांड के बजाय हृदय से की गई भक्ति को सर्वोपरि माना गया। समानता, जाति पाति और ऊंच नीच का कड़ा विरोध किया गया, सभी लोग समान। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, धर्म एक नाम पर बटी समाज को प्रेम और भाईचारे से जोड़ने का प्रयास किया गया। सरल भाषा में संस्कृति के बजाय स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए गए ताकि आम लोग समझ सकें। भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे कबीर, समाज सुधारक और दार्शनिक माने जाते हैं। कबीर 15वीं शताब्दी मध्यकालीन भारत के सबसे प्रभावशाली संत कवि थे। उन्होंने जाति प्रथा, पाखंड और अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया। उनकी वाणी आज भी प्रासंगिक है। मंदिर मस्जिद एक शब्द था उनका। ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वे हृदय में है, ये कबीर ने कहा था। ये दोहे और साखियां उनकी फेमस रही हैं पहले से ही, जिसमें सरल हिंदी भाषा के उपदेश देते थे, आम जनता तक पहुंचना आसान होता था जिनका। जाति विरोध किया, ब्राह्मण और शूद्र दोनों समान बताए उन्होंने, ईश्वर सबका है। उन्होंने प्रमुख शिक्षाएं दी, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर, गुरु की महत्ता, कर्मकांड का खंडन किया, सत्य और प्रेम का मार्ग बताया उन्होंने। अब देखते हैं गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव 1469 से 1539 तक सिख धर्म के पहले गुरु और महान आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सच्चाई, सेवा और ईमानदारी का मार्ग दिखाया। नाम जपना, ईश्वर के नाम का स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है, कर्मकांड नहीं। किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो और अपने जीवन यापन करो। वंड छको, एक वर्ड था उनका, जो कुछ है उसे बांटकर खाओ, सेवा और दान का भाव। मानवता सर्वोपरि, सभी मनुष्य मानवता सर्वोपरि, सभी मनुष्य समान हैं, जाति धर्म लिंग भेद नहीं करना है। सूफी संत प्रेम और शांति के दूत थे। सूफी संत इस्लाम की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतिनिधि थे, जो प्रेम, शांति और मानवता का संदेश देते थे। वे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और प्रेम को मानते थे। ईश्वर प्रेम, अल्लाह से मिलने का एकमात्र मार्ग प्रेम और समर्पण है। समाज सेवा में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को धर्म का हिस्सा माना उन्होंने। हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया उन्होंने। चिश्ती सिलसिला क्या था? ये भारत की सबसे प्रसिद्ध सूफी परंपरा, जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। अब देखते हैं प्रमुख सूफी संत और उनके दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ राजस्थान में है। चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक, इनके दरगाह पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने प्रेम और सेवा का संदेश दिया। निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में है। चिश्ती सिलसिले के महान संत, कवियों और संगीतकारों के संरक्षक अमीर खुसरो उनके प्रमुख शिष्य थे। एक है सूफी परंपरा का प्रभाव, देख लीजिए। सूफियों ने कव्वाली, संगीत और काव्य के माध्यम से ईश्वर प्रेम का संदेश फैलाया। यह परंपरा आज भी जीवित है। अब सारांश देख लेते हैं भक्ति और सूफी का। भक्ति आंदोलन ईश्वर प्रेम, समानता, जाति भेदभाव का विरोध करता है। कबीर समाज सुधारक थे। हिंदू मुस्लिम एकता उन्होंने कहा और सरल भाषा में उन्होंने अपना संदेश दिया। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। 3 सिद्धांत दिए, नाम जपना, कीरत करो, वांड छको। सूफी संत प्रेम और शांति, चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ये सूफी संत थे। अब देखते हैं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास।
मध्यकाल में भारत के अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म और विकास हुआ। संस्कृत के प्रभाव से मुक्त होकर स्थानीय भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा। हिंदी के बारे में देखते हैं। भक्ति काव्य रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ। बंगाली चर्यापद और वैष्णव साहित्य का विकास। मराठी में ज्ञानेश्वर और अभंग साहित्य की परंपरा। गुजराती में भक्ति और जैन साहित्य का समृद्ध योगदान। क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराएं देख लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं और कलाएं थीं। स्थानीय शासकों ने इन संस्कृतियों को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। लोकगीत और नृत्य। प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोकगीत, नृत्य और संगीत की परंपराएं विकसित हुईं। राजस्थान, मुगल, विजयनगर जैसी चित्रकलाएं शैलियां विकसित हुईं। त्योहार और मेले देख लेते हैं। दिवाली, होली, ईद, वैसाखी जैसे त्योहारों ने सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। दक्षिण भारतीय कला और साहित्य के बारे में जाना जाता है। मुगल बादशाह चित्रकला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत के बारे में जाने जाते हैं। राजपूत राजा दुर्ग निर्माण और राजस्थानी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। बहमनी सुल्तान दक्कन की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। अब देखते हैं अंतिम रिवीजन इन दोनों अध्यायों का। भक्ति आंदोलन, भजन और लोक भाषाओं में भाव देखा जाता है। कबीर ने संत परंपरा और मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। गुरु नानक ने सिख विचार और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। सूफी संत लोकगीत और धार्मिक समन्वय दिखाया। क्षेत्रीय संस्कृति में भाषा, लोक संस्कृति और पहचान बताई। अब इनके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं क्लास 9 के। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ? क्षेत्रीय संस्कृति में क्या अभिप्राय है? स्थानीय शासकों ने संस्कृति का विकास में क्या योगदान दिया? दोस्तों, क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।